लास्ट सेशन मुझे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का जो है वो सारा का सारा हमने पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 इसको हमने डिटेल में जो है वो स्टडी किया था और इसके हमने कुछ एनएमडीकेट के एमसीक्यूज भी देखे थे। तो आज के सेशन में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक, ठीक है, इसको आज के सेशन में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भाई इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे भाई कि इसमें से कौन कौन से जो है वो एनएमडी गेट के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कोड कौन से बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इंशाल्लाह आज के सेशन में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो चलते हैं बच्चे, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपने सेशन का हम लोग आगाज करते हैं बच्चे, ठीक है। तो चैप्टर है बच्चे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, और सबसे पहले हम इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 10 है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले हम इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं भाई। तो पहला टॉपिक है आपके पास हीट, और इसी के साथ आपके पास इंटरनल एनर्जी है, आपके पास इंटरनल एनर्जी, और साथ में आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपके पास हीट, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ दूसरा टॉपिक है आपके पास सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ये आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर में वो है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ये आपके पास हमेशा बोर्ड के एग्जाम के लिए ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आता है, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ की आपके पास एप्लीकेशंस आ जाएंगी, जिसमें हम लोग 4 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारे पास होंगी? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, और चौथी एप्लीकेशन है आपके पास एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, ठीक है। तो ये 4 एप्लीकेशंस हैं। तो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल भी आता है कि एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आल्सो एक्सप्लेन इट्स आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल, आल्सो एक्सप्लेन आइसोथर्मल या एडियाबैटिक। ये मोस्टली आप लोगों से वो पूछता है कि आइसोथर्मल और आइसोबैरिक आपके पास क्या होती हैं, इसको आपने डिस्कस करना है। सिमिलरली आपके पास एनएमडी केट के हवाले से भी आपके पास इसके बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है भाई कि आपके पास सबसे ज्यादा वर्क डन कहाँ पर होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पर जो है वो लिबरेट होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। तो इनके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास हीट इंजन, आ जाएगा हमारे पास हीट इंजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक और भी है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट प्लस हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और इसी में ही आपके पास एक इक्वेशन आती है जो कि रिपीटेड इक्वेशन है, वो आपके पास सवाल आता है, प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये सवाल आपके पास हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आता है, और ये जो है वो आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देख लो, ये आपके पास सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा ये प्रूफ इसका पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास कार्नोट हीट इंजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है ये भी, कार्नोट हीट इंजन, ये आ जाएगा हमारे पास। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड है, बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर का पूछा जाता है। और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है,
रेफ्रिजरेटर, ये आ जाएगा। और आखिर में हमारे पास जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो तरह के लॉज भी हैं, एक को हम क्लासियस स्टेटमेंट और दूसरे को हम लोग कैल्विन स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये भी आपके पास आ जाएगा, कैल्विन और दूसरा मेरे पास क्लासियस, ये हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में जो टॉपिक है वो है हमारे पास इंट्रोपी, इंट्रोपी। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10 है। सबसे पहले आप इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इनको अपने पास जो है वो नोट कर लो, ठीक है। वो स्टूडेंट जो कि आगे एनएमडी केट को देना चाहते हो और उसको क्लियर करना चाहते हो, तो भाई मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर लूं कि ये चैप्टर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर वाकई ही आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन लोगों के लिए जो कि आपके लोग जो है वो एनएमडी केट को या एनएम या क्या कहते हैं एमबीबीएस के टेस्ट को देना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड में इसमें बहुत ज्यादा सवाल जो है वो आपके पास बन के आते हैं, तो आपने इसको ध्यान से देखना है इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे, इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का जितना भी इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं कि भाई इसमें हमने करना क्या क्या है, ठीक है। बेसिक आइडिया इस चैप्टर का ले लेते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे भाई हीट आपके पास क्या है जी। हीट बेसिकली आपके पास फ्लो ऑफ हीट है, बेसिकली एक इसको हम कैलोरीज कहते हैं कि आपके पास हॉट बॉडी से फ्लो बॉडी की तरफ मूव करती है, उसको हम लोग हीट कहते हैं कि एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट आ जाएगी। और इसी के साथ हम लोग इंटरनल एनर्जी को देखेंगे। इंटरनल एनर्जी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, तो इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी को कहते हैं। और साथ में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन भी आपके पास हम लोग देखेंगे भाई, द डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी, हॉट एंड कोल्ड बॉडी के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओपन सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसमें हम लोग मैस और हीट, मैस प्लस हीट दोनों आपके पास ट्रांसफर हो रहे हों। लेकिन क्लोज सिस्टम में आपके पास मैस ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन हीट आपके पास ट्रांसफर होती है। मैस ट्रांसफर नहीं बल्कि हीट आपके पास ट्रांसफर होती है क्लोज सिस्टम के अंदर। और एक और सिस्टम भी होता है जिसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसमें ना तो आपके पास मैस ट्रांसफर होता है और ना ही आपके पास हीट ट्रांसफर होती है। जरा प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं भाई। ओपन सिस्टम आपके पास क्या है, क्लोज सिस्टम आपके पास क्या है। कि फॉर एग्जांपल भाई, अगर मेरे पास एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर आपने किसी पानी को रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली जब आप इसको हीट अप करते हो तो भाई हीट जो है वो एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में ट्रांसफर होती है। और सिमिलरली आप जो पानी है इसके अंदर भी डाल सकते हो और यहाँ से आप लोग बाहर भी निकाल सकते हो। तो ये मेरे पास ओपन सिस्टम की एग्जांपल आ जाएगी। जो आप लोग दूध वगैरह गर्म करते हो देशकी के अंदर या डिफरेंट तरह के पानी गर्म करते हो, तो ये मेरे पास ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्लोज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जहां पर आपके पास मैस ट्रांसफर ना हो लेकिन हीट आपके पास ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जांपल भाई, अगर मेरे पास एक बॉटल है और वो बॉटल आपके पास ऊपर से बंद है और उसके अंदर अगर आपके पास गर्म पानी पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या पानी जो है इस बॉटल में से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हीट आपके पास वो निकल सकती है। तो ये इस तरह का सिस्टम मेरे पास क्लोज सिस्टम आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास एक तीसरा सिस्टम भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास जो है वो थर्मोस आ गया। अब थर्मोस आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, क्योंकि जब आपको पता है कि जब भी आप थर्मोस के अंदर चाय को डालते हो तो वो काफी देर तक गर्म रहता है। तो वो हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है जी, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास वो पाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चे। आगे मेरे पास है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम लोगों ने ये बात करनी है कि सपोज करो भाई, अगर मेरे पास एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर अगर आपके पास पानी पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, जब इसमें से हीट सप्लाई करूंगा, बाहर से हीट सप्लाई करूंगा, हीट को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जब आप हीट सप्लाई करते हो तो सबसे पहले क्या होता है जी, यानी दूध वगैरह जैसे आप गर्म करते हो, दूध पड़ा है इसके अंदर, सबसे पहले आप हीट सप्लाई कर, सबसे पहले आपके पास ये जो दूध है या पानी है आपके पास गर्म होना शुरू हो जाता है। यदि वो गर्म हुआ तो इसका मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या हुई, इंक्रीज हुई। और इंटरनल एनर्जी के बाद आपके पास जो दूध है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो वो बेसिकली आपके पास वर्क करता है। तो ये मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यानी जब भी आपने हीट सप्लाई की, सबसे पहले आपके पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ
और उसके बाद जब इंटरनल एनर्जी के बाद आपके पास आपने वर्क करना शुरू कर लिया, फिर आपके पास इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल टू U प्लस W। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसी के आगे जो है वो 4 तरह की एप्लीकेशन है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आइसोबैरिक के बारे में बात करेंगे। आइसोबैरिक में हम लोग ये कहेंगे कि भाई अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो, भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने पास नोट करते जाओ। अच्छा, अगर मेरे पास P कांस्टेंट होगा तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोबैरिक, ठीक है। आइसोकोरिक में मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये मेरे पास आइसोकोरिक आ गया। आइसोथर्मल में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और एडियाबैटिक में मेरे पास नो सप्लाई ऑफ हीट, यानी आपके पास Q जो है वो कांस्टेंट होगा। तो ना तो आप हीट को एंटर कर रहे हो, ना ही आप लोग हीट को बाहर निकाल रहे हो, तो ये मेरे पास आइसोकोरिक आ जाएगा। सिमिलरली बोर्ड के एग्जाम वाला या एंट्री टेस्ट वाला आप लोगों से पूछता है, सवाल पूछता है कि आपके पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या आपके पास ब्रस्ट ऑफ एयर, या टेम्परेचर चेंज आपके पास, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है भाई आजकल सर्दियां हैं, तो कुछ दिनों के बाद हमारे पास, रिपीट कर देता हूँ, कुछ दिनों के बाद आपके पास जो है वो गर्मियां हो जाएंगी। तो वो ये पूछता है आप लोगों से कि भाई ये क्या कहते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स की कौन सी एप्लीकेशन को आपके पास वो ओबे करता है। या सिमिलरली आपको पता है कि गर्मियों में आपकी जो गाड़ियों के टायर है वो ब्रस्ट हो जाते हैं, तो ब्रस्ट ऑफ टायर ये आपके पास कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन को ओबे करता है। तो ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि आइसोबैरिक मेरे पास एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एडियाबैटिक आपके पास कांस्टेंट हीट आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग, अस्सलाम वालेकुम ना, अच्छा जी। तो इसके बारे में हमने जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का एक टॉपिक है जिसका नाम है आपके पास हीट इंजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का, अगर बात की जाए कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो वो मेरे पास हीट इंजन वाला है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो आसान भी है, डिफिकल्ट भी आप लोग कह सकते हो, कि भाई मेरे पास जहां पर एक सिस्टम होगा जहां से हम लोग हीट को लेंगे, हीट को लेने के बाद हम लोग इसको कुछ वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे, और बाकी हीट हम लोग उसको एग्जॉस्ट कर लेंगे, जाया कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई जो गाड़ियां वगैरह होती हैं, गाड़ियों में सबसे पहले आप पेट्रोल को डालते हो। ये अगर मेरे पास सपोज करो गाड़ी है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, पेट्रोल को डालते हो, और ये पेट्रोल बेसिकली क्या करता है, कंबस्चन करता है, और कंबस्चन करने से आपके पास हीट प्रोड्यूस करता है, स्ट्रीम प्रोड्यूस करता है। जब स्ट्रीम होगी आपके पास, वो सबसे पहले क्या करेगी, आपके पास गाड़ी के इंजन को जो है वो मूव करवाएगी, चलाएगी, और बाकी हीट जो है वो आपके पास कार्बोरेटर से आपके पास यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये मेरे पास हीट इंजन जो है वो इस तरह से काम करेगा। इसको हम लोग और भी आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरे पास स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का मैस मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम है, और इसका जो टेम्परेचर है वो है मेरे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं क्या करता हूँ, बाहर से हीट सप्लाई करता हूँ, और हीट सप्लाई करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, यानी 11 डिग्री सेंटीग्रेड कर लूं। इस फिनोमेना को आप लोग कहते हो जी स्पेसिफिक हीट कहते हो। और इसी के साथ हमारे पास एक नई इक्वेशन जो है बड़ी खूबसूरत सी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यानी सी पी मेरे पास क्या है जी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी वी मेरे पास क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आर मेरे पास जो है वो गैस कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की इक्वेशन है, आपने इसको इंशाल्लाह हम इसको आगे जाकर प्रूव करेंगे। आगे मेरे पास आ जाएगा कॉर्नोट हीट इंजन। तो कॉर्नोट हीट इंजन में हम लोग ये बात करेंगे भाई कि ये बेसिकली हीट इंजन की ही एप्लीकेशन है, और इसमें हम लोग 2 किस्म के इसमें यूज करेंगे, एक आइसोथर्मल प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, दूसरा हम लोग एडियाबैटिक इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली कॉर्नोट आपके पास एक फौजी था, और इसने एक जो है वो थ्योरेटिकल इंजन दिया था, और उसने ये कहा था कि अगर आप इस इंजन पर काम करोगे तो आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके पास वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास हीट इंजन है, इसकी एफिशिएंसी आपके पास मैक्सिमम जो आजकल पाई जाती है, पेट्रोल इंजन की आपके पास 35% है, और सॉरी पेट्रोल की आपके पास 25% है, और डीजल की आपके पास 35% एफिशिएंसी होती है। तो कॉर्नोट ने ये कहा था
कि अगर आप लोग मेरा हीट इंजन इस्तेमाल करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी सबसे ज्यादा पाई जा सकती है, यानी 70%, 80%, 90% वगैरह वगैरह। तो कार्नोट ने इस बारे में बात किया था, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे पास, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सेकंड लॉ बेसिकली आपके पास ये एक ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि आपके पास जो कोई भी हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। किसी भी एफिशिएंसी, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी आपके पास 100% नहीं हो सकती। तो ये मेरे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। और इसी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास दो किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, एक को आप कैल्विन स्टेटमेंट कहते हैं, दूसरे को आप क्लाशी स्टेटमेंट कहते हो। तो कैल्विन स्टेटमेंट आपके पास बेसिकली जो है वो हीट इंजन पे काम करता है, हीट इंजन, और जो जिसको आप लोग हीटर कहते हो। और जो क्लाशी स्टेटमेंट है ये मेरे पास जो है वो उस पे काम करता है, रेफ्रिजरेटर पे। जो आपके पास एसी वगैरह होता है इस पे आपके पास वो काम करता है। इसको हम थोड़ी सी, इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग आगे जाकर डिटेल में वर्क करेंगे। कैल्विन हमारे पास ये कहता है कि आपके पास जितनी भी हीट है वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती, यानी वो कुछ ना कुछ आपको एग्जॉस्ट करेगी, कुछ ना कुछ जाया आपके पास होगी। और क्लाशी स्टेटमेंट हमारे पास ये कहता है कि आपके पास अगर आप किसी भी चीज में से, यानी कोल्ड बॉडी में से आप हीट को निकालते हो हॉट बॉडी की तरह, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। यानी आपको कमरे को ठंडा रखने के लिए आपको अपने एसी को ऑन करना पड़ेगा। अगर आप एसी को ऑन नहीं करेंगे तो आपका कमरा ठंडा नहीं होगा। तो ये मेरे पास क्लाशी स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर इसी के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मेरे पास रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग ये वाली बात करेंगे भाई, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। फॉर एग्जाम्पल, जो हीट इंजन है वो बेसिकली आपके पास चीजों को गर्म करता है, गर्म करने का काम करता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर आपके पास जो है वो किसी भी चीज को ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। हीट इंजन आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो किसी जगह पर गाड़ी को ऑन करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रेफ्रिजरेटर, अगर आप किसी कमरे में एसी को ऑन करोगे तो आपके पास कमरा जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। और लास्ट में मेरे पास इंट्रोपी है। तो इंट्रोपी मेरे पास, इसको हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर। क्या कहते हैं जी? डिसऑर्डर। यानी आपके पास पहले क्या था और बाद में क्या बना, तो आपके पास इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह आपकी मॉम जो है वो आपका कमरा बिल्कुल साफ सुथरा करके रखती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जब आप कमरे में इंटर होते हो और कमरे से जब बाहर निकलते हो तो आपका कमरा जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब पहले आपके पास कमरा साफ सुथरा था, बाद में आपके पास कमरा गंदा हो गया, इन दोनों के दरमियान में जो चेंज आया उसको आप लोग कहते हो इंट्रोपी। क्या कहते हो जी? इंट्रोपी कहते हो। तो ये बच्चा हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10 था, जिसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन का फायदा ये होता है भाई कि ताकि आप लोगों का थोड़ा सा आइडिया बन सके इसमें हमने करना क्या क्या है। तो इंशाल्लाह कल से हम इस चैप्टर को जो है वो डिटेल से एक एक टॉपिक जो है वो इस तरह इसको हम लोग करेंगे। टाइम एक्सपेक्टेड भाई कि इस चैप्टर को कंप्लीट होने में आपके पास कितने लेक्चर लगेंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो तकरीबन तकरीबन आपके पास इस चैप्टर को वैसे कंप्लीट होने में आपको 10 लेक्चर रिक्वायर्ड हैं। 10 लेक्चर आपके पास होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 7-8 में आपके पास इसको हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है, इस चैप्टर को। तो अभी किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है।